जब आप गूगल पे नाम लिखते हैं ना औरिया मकबूल जान, तो नीचे सर्च में लिखा आता है औरिया मकबूल जान सैलरी। तो सर अब इतने लंबे सफ़र के बाद अब क्या आपकी अब तो सैलरी मैं लोग बैन हूँ। जानना चाहते हैं? अब तो मैं बैन हूँ। ये भी ठीक है, पर इससे लेकिन पहले मैं यूट्यूब से काफ़ी कमा लेता हूँ। चलें, हाँ, मतलब लेकिन देखिए sufficient। मैं शायद देखिए मैं मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं उन लोगों से हूँ ही नहीं। मैंने जब कॉलम लिखना शुरू किया था ना जी, तो मुझे 1000 रुपया मिलता था कॉलम का, पर कॉलम। 2006 में लखानी साहब ने एक्सप्रेस शुरू किया था, तो उन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपया महीना हर कॉलमिस्ट को देना शुरू कर दिया था। तो 4 कॉलम लिखे, मैंने कहा था मैं 2 लिखूंगा, मेरा 50,000 था। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही मेरा को सर बढ़ा दिया, 1 लाख कर दिया। फिर मैं दुनिया में आया तो मेरा 2 लाख था। तो एक दिन वो मियाँ आमिर साहब बस बैठा, उन्होंने कहा कि ये जो बाकी लोगों के हमने इतने ज़्यादा दिए हैं, इन्होंने गलत बताया था, आपने सही बताया था, तो हमने आपका 1.5 की बजाय 2 लाख कर दिया था, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, तो मैं आपका 1 लाख अभी बढ़ाता, तो मुझे 3 लाख कॉलम के मिलने शुरू हो गए। फिर उसके बाद दुनिया के बाद में एक्सप्रेस में फिर दोबारा चला गया, तो मुझे 4 लाख मिलने शुरू हो गए। तो आखिरी जिस वक्त जब मैंने कॉलम मेरा कॉलम बैन हुआ है 92 में, तो मैं 6 लाख रुपया लेता था कॉलम का, और साथ टैक्स वो देते थे। मेरा नेट जो मेरी आमदन 6 लाख रुपया थी, और इसी तरह तकरीबन इतनी ही आमदन मुझे प्रोग्राम करने में मिल जाती। आपका जब नाम गूगल पे, जैसा मैंने पहले बताया, लिखते हैं ना, तो साथ अक्सर कम्युनिस्ट भी लिखा आता है, इसकी क्या स्टोरी है? कम्युनिस्ट तो मैं कभी भी नहीं रहा, एंटी कम्युनिस्ट रहा हूँ हमेशा से। मैं एथिस्ट रहा हूँ, कम्युनिस्ट रहा हूँ बहुत इन द बिगनिंग। मैं असल में कम्युनिस्ट का मेरी एज है, कम्युनिस्ट एथिस्ट मुल्हिद की ये क्या एज स्टोरी है सर? वो ये था कि मैंने मैट्रिक के बाद, मैट्रिक मेरा बड़ी मुश्किल से हुआ था, मेरा दाखिला नहीं जा रहा था, कुछ उसकी वजह थी मेरी एज बहुत कम थी। मुझे वालिद ने पहली क्लास में दाखिल किया, तो हमारे मास्टर शरीफ साहब होते थे, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना, इसको काफ़ी आता है, तो ये क्लास ख़राब कर रहा है, इसको अगली क्लास में ले जाए। तो मैं 15 दिन बाद दूसरी क्लास में चला गया, तो मास्टर सादिक साहब होते थे, हमारे पड़ोसी भी थे, उन्होंने को 20 दिन बाद कहा कि नहीं इसको अगली क्लास में ले जाए, ये आगे से बहुत सवाल आते हैं। मैं 20-25 दिन में तीसरी में एक मास्टर बशीर साहब होते थे, बड़े क्लीन, पहला उस ज़माने में वाहिद क्लीन शेव टीचर था हमारा, और सबकी दाढ़ी होती थी। तो उन्होंने भी इस तरह 30-25 दिन के बाद कहा कि इसको ले जाए। तो चौथी क्लास में मैंने 8 महीने गुजारे हैं। तो जब मैं मैट्रिक करने पे आया तो 1968 में मेरी एज थी 12 साल, एज 23 से 13 साल कम से कम। तो मेरा दाखिला रुक गया। बीच में मुझे उन्होंने रिपीट भी कराने को शुरू की कि रिपीट कर लो 8वीं के बाद बहुत, तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे क्लास वाले 9th में चले गए, आपने मेरे फिर 8th में कर दिया। वाले साहब मान गए कि ठीक, अच्छी बात, बुरा लगता है। तो मैं कोई उसमें ना 12 साल बाद मैं कोई उस वक्त दाखिला नहीं जाता, परेशान था मैं खुद। तो अयूब खान के हंगामे शुरू हो गए, 6 महीने के लिए ना वो स्कूल बंद हो गए। तो मेरी एज पूरी हो गई, मैं उसके साथ 69 के अंदर मैं फिर चला गया। उस दौरान जब इम्तिहान के बाद 6 महीने मुझे मिले हैं, अप्रैल में था और सितंबर में दाखिला हुआ, कॉलेज शुरू हुआ। तो दास कैपिटल एक किताब है, कार्ल मार्क्स की, बड़ी मशहूर। हमारे होते थे अकबर अली एम.ए, वो सबकन दास कैपिटल पढ़ाया करते थे। 12-13 साल की एज, मुझे याद अच्छी तरह कि मैं दास कैपिटल पढ़ के एक जगह मैंने लेक्चर दो। तो नहीं सर, वो पढ़ के लोग अक्सर किसी और रास्ते पे निकल जाते तो हैं। भुट्टो जो था ये उस्मान फतेह के घर में आया, तो मेरी 12-12.5 साल एज। तो मैं उस वक़्त इन सारों के साथ उठ के बैठ के गुपचुप करता था। तो दूसरी मेरी एक और किताब थी, व्यास फतेह से पढ़ी। तो भुट्टो ने देखा मुझे, तो भुट्टो कहता है कि हुज़ दिस बॉय? तो उस्मान फतेह ने कहा ये हमारे स्टडी सर्कल में आता है, जहाँ हम कम्युनिज्म पढ़ते हैं। उस वक्त भुट्टो इनके साथ बहुत जेरेम का बड़ा, तो उसने कहा था ही मस्ट बी द यंगेस्ट कम्युनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको यकीन नहीं आया था। तो मुझे आज तक भुट्टो का फिक्रा याद है। नीचे मैंने एक सोफे लगे हुए थे, लेकिन भुट्टो सोफे पे नहीं बैठा था, ज़मीन पे सारे बैठ गए थे, तो गपशप में ही लगती रही सारा। चलें सर, इसी बात पे फिर आपको लाल सलाम। अच्छा अजय सर, वोट डालते हैं? मैं वोट डालता हूँ, कभी डालता हूँ। और सर आपके मतलब आजकल एक जो है ना, वो समझा जाता है कि हर घराने का जो है ना, वो एक पार्टी को ही वोट होता है। तो आपके अगर कहा जाए तो आपका घर
किसका वोटर है? मेरा घर तो पागलों की तरह पीटीआई है। मैं इमरान खान के साथ मुखालिफ था जब वो हुकूमत में था, लेकिन मेरे तो सारा घराना क्या चारों तरफ। हाँ। अच्छा सर, आपने डिफरेंट टाइम्स पे गिरफ्तारियां भी झेली हैं, तो इस बारे में आपका? पहले मेरी गिरफ्तारी हुई थी, इट वाज 1969 के बाद, याह्या खान के दौर में हुई थी। एक वो ना छप गया था कोई, वो बहुत, मैं उस वक्त 13.5-14 साल का होगा, तो वो शाम कोई वालिद साहब को उसने SHO ने आके कहा कि इसको ले जाए बच्चे को। हुआ ये था कि वो जुलूस निकल रहा था, मैं कॉलेज में था, पढ़ता था, तो जुलूस निकला, एक खाका छपा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके ऊपर खाका नहीं, तस्वीर छकी थी ऑक्सफोर्ड की, वो जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में पुरानी की एनल से निकाले उस पर, तो शराब खाने को आग लगा दी लोगों ने। तो शराब खाने को आग कम लगी तो बोतलें ज़्यादा पार हुई तो क्योंकि आग तो हम इसीलिए लगाते हैं। तो उसमें वजह कि उन्होंने जो नाम लिखे थे, मैं नारे लगाता लगाता आगे था, काम कुछ और ने किया, तो उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी दफ़ा मैं ख़त्म नबूवत मूवमेंट जब चल रही थी 74 में, उस वक्त गिरफ्तारी हुई है, और तीसरी बार मेरी 77 में गिरफ्तारी हुई है। तो सर इस दफ़ा का एक्सपीरियंस कैसा था? तल्ख था। तो सर इमरान रियाज खान के साथ भी हमने देखा है, आपकी मुलाकात हुई है उनसे उनकी वापसी के बाद? उसके बाद तो मेरी मुलाकात हुई। कैसा? उसको पता था इमरान रियाज को कि मैं यहाँ हूँ, तो उसने बताया भी था, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर है। बट सर कैसी रही मुलाकात, कैसी रही इमरान रियाज से? देखिए, ये हमारा अलमिया है ना कि आप सिर्फ बोलने की बुनियाद पे एक आदमी के साथ ये कुछ कर देते हो यार। ना वो कत्ल किया उसने, ना उसने कुछ चोरी की है, ना उसने कुछ डाका डाला है, ना उसने किसी को छेड़ा है, ना उसने किसी इज्जत लूटी है। सिर्फ एक शख्स की यानी बोलने की बुनियाद पे आप उससे उसकी हर चीज़ छीन लेते हो। तो सर कैसे हैं वो अब? मेरी एक ही दफ़ा मुलाकात हुई, उसके बाद तो नहीं हुई, लेकिन इम्प्रूव करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव। उसके बेसिक वजह ये है कि वो देखिए, आप में ये जो ना ऑर्डील, ये एक साइकोलॉजिकली आपको बहुत एकदम आपको ना घबरा उठते हैं कि शायद मैं फिर वापस वहीं पर आ गया, तो वो उससे निकलना बड़ा मुश्किल सा काम होता है उस सारे से। अच्छा सर, आप मेन स्ट्रीम में भी रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस ट्रांजिशन को और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहा जाता था? मतलब हम तो जब से पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी राय नहीं है, पर अब सोशल मीडिया भी आ गया है, मगर सोशल मीडिया पे भी बात करने पे हम देखते हैं कि क्रैकडाउन होता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में आज़ादी राय नहीं है। नम चॉम्स्की की किताब है मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट, इट्स अ वंडरफुल बुक। देखिए, हुआ क्या, मीडिया के साथ जुल्म क्या हुआ है। मीडिया में जब भी आप किसी शख्स को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं तो उसकी सैलरी और उसका कंफर्ट लेवल जो है वो रेस कर देते हैं। एक चपरासी जो है ना वो छोड़ के चला जाता है, लेकिन एक मैनेजर छोड़ के नहीं जाता। बिल्कुल। जिन लोगों को 250 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 500 मिलती थी, स्टोरी के ऊपर थोड़े से पैसे मिल जाते थे, वो अचानक 10 लाख रुपए तनख्वाह लेने लग गए। कोई 25 लेने लग गया, कोई 40 लेने लग गया। ये है कॉस्ट ऑफ डिफेक्शन रेस की जाती है। आप सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन वाइज सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है वो चेहरा लेता है जो मीडिया के ऊपर नज़र आता है। तो सर आपको लगता है कि यही वजह है जो आप कॉस्ट ऑफ डिफेक्शन की बात कर रहे हैं कि आज एक बैनिंग कल्चर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है पाकिस्तानी मीडिया में? देखिए, कुछ बैनिंग तो बहुत कम लोग हुए हैं, कंप्रोमाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या अगर एक इंडिपेंडेंट मीडिया होता तो खबर मानिका का इंटरव्यू चल सकता था? अखलाकी जवाज़ ही नहीं बनता कैसे। देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करैक्टर जो था वो जनरल रानी का रहा है 1971। गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसकी बात है। क्या कभी नेशनल मीडिया के ऊपर जनरल रानी के करैक्टर के ऊपर इस तरह की सूरत पैदा हुई? नहीं सर, मगर उनके ऊपर भी हामिद मीर साहब ने काफ़ी दफ़ा बात की है। उस तरह नहीं की ना कि आप जनरल रानी की बेटी को बुला के बिठा लें। ऐसे ही आप उसे कहे तुम्हारी माँ क्या करती थी बताओ मुझे, और जनरल रानी की बेटी इसे जर्नलिस्ट ना हो, दुनिया जानते हैं उसको, उसके नवासे को बुला लें, उसके पोते को बुला लें। ये कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख है, इंटरनेशनल दुनिया भर की तारीख में कभी नहीं हुआ ऐसा। तो सर ऐसे डार्क टाइम्स तो ये तो चल रहे हैं और इट्स द डार्केस्ट टाइम। इससे पहले इतना डार्क टाइम कभी नहीं आया। तो सर इसके अंदर आप क्या फेट देखते हैं जमहूरियत का? देखिए, डार्क
टाइम इसलिए आया है, ये डार्केस्ट टाइम इसलिए आया है कि आप वो लोग जो समझते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर हम चीज़ें जो हैं अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं और चलाते रहे हैं, मुद्दतों चलाते रहे हैं। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनल स्फीयर के लोग भी सारे इन्वॉल्व होते हैं। ग्लोबल लैंडस्केप कमज़ोर मुल्कों की कहानी बड़ी खौफनाक होती है। तो वो समझते हैं कि हमसे वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा, इसलिए वो कारतूस भी जो कि बिल्कुल आखिरी होते हैं कि जिसको नहीं चलाया जाता, वो कारतूस भी चलाए जा रहे हैं और वो कारतूस ठुस होकर गिर रहे हैं। तो सर इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? आगे क्या, किस तरफ आप पॉलिटिकल लैंडस्केप को डेवलप होता देख रहे हैं? तो ये ऐसे ही चलता रहा तो उसके बाद अगर तो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के दो नतायज हैं। देखें, 5 बुनियादी एरियाज़ हैं जिसके अंदर आप धांधली कर सकते हैं। मैं एज रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को 4-5 इलेक्शन करवाए मैंने, और इन रिटर्निंग ऑफिसर्स में मैं समझता हूँ कि हमेशा होता था कि 5 तरीके से धांधली की जा सकती थी। नंबर 1, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में रद्द-बदल करते हैं ताकि आप एक आदमी को जितवा सकें, और आपके सामने वो बंदा होता है जिसको आप जितवाना चाहते हैं। उसकी बरादरी इधर कर देते हैं, इसकी बरादरी उधर कर। डिलिमिटेशन में इमरान खान का वोटर डिलिमिटेशन से अबव हो चुका है, सब जानते हैं। सेकंड होता है कि आप इलेक्टेबल्स जो हैं उनको लेके आते हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के सारे इलेक्टेबल्स भी एक आदमी की झोली में डाल दिए जाएं तो वो अपनी कंपेन नहीं कर पा रहे। थर्ड होता है आप वोटर्स लिस्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि लोग वोट ना दे सकें, वो भी बियॉन्ड हो गया सारा। इलेक्शन के दिन धांधली 1978-77 में हुई थी, ख़राब हो गई थी। फिर 85 में ज़ियाउल हक ने नहीं की। ज़ियाउल हक ने 85 में ये किया था कि उसने नॉन पार्टी इलेक्शन करवा दिए थे, तो उसमें धांधली की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले ही आपने पार्टीज बैन कर दी। 88 में आपने पहली दफ़ा धांधली की कोशिश की। मैं रिटर्निंग अफसर कोयटा था उस वक़्त। आप हैरान होंगे कि पूरी मशीनरी साथ थी। जस्टिस एस ए नुसरत वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कहता होता था कि यार इसको जिताना है, इसको करना है। तमाम पार्टियां जो थी नवाज शरीफ की झोली में डाल दी गई थी, IGI टाइप चीज़ बना गई थी। लेकिन हुआ क्या कि बेनज़ीर के 81 वोट आए और इसके 52 वोट आए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि दोनों पार्टियां जो थीं ये जाके झोली में बैठ गईं। फिर 1990 का इलेक्शन, 1993 का इलेक्शन और 97 का इलेक्शन, ये 3 इलेक्शन जो थे ये इनको अंदाज़ा हुआ कि हम जिता सकते हैं, क्योंकि करते ये थे कि 50-60 वोट जो थे इलेक्टेबल इधर से इधर कर देते थे, वो पार्टी जीतते थे, इधर से इधर करते थे, वो पार्टी जीतते थे। लेकिन 2002 में जब नवाज शरीफ चला गया यहाँ से, तो दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो अपना कैंडिडेट लेके आए। उन्होंने काफ लीग बनाई, सारा कुछ किया, इतने सारे, लेकिन नहीं जिता सके। अच्छा सर, मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद सामने जो आई थी वो हंग पार्लियामेंट थी एक किस्म से। देखिए, सामने जो थी वो इमरान खान के मुकाबले में अक्सरियत आई थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर अक्सरियत ना आती तो PDM की गवर्नमेंट ना बनती। बिल्कुल ठीक। इमरान खान किसी भी जगह स्वाय KPK पे हुकूमत बनाने के काबिल नहीं था। आपने क्या किया था, आपने लोगों को इकट्ठा करके उसकी झोली में डाल दिया था। बिल्कुल ऐसा। वो झोली में से वापस चले गए। वो भी इलेक्शन डे की धांधली नहीं थी। मैं मान ही नहीं सकता कि इलेक्शन डे में धांधली इस पैमाने में हो सकती है कि आप किसी पार्टी को जितवा सकते। सर, आपका नहीं ख्याल कि इतने शेर नहीं जिस वक्त बंद हुआ था, RTS की कोई हैसियत ही नहीं होती जब आपका उसका मैनुअल रिजल्ट मौजूद हो। बिल्कुल, यू कांट डू RTS। ये नारे, और यही वजह है कि सेनेट के अंदर जो इमरान खान ने कमेटी बनाई थी उसका एक इजलास नहीं कर सके। वो कहता है आओ करो। वजह यह है कि आप बस आप कर रहे। देखिए, मेरे पास उस दिन 6 चीफ सेक्रेटरी हम लोग सारे बैठे हुए थे। कहते हैं इम्पॉसिबल हो गया हुआ है। 15 तो वहाँ पोलिंग एजेंट बैठा होते हैं, कोई एक बंदे की 2 पार्टियां तो होती नहीं, 10-10, 15-15। इम्पॉसिबल। थोड़ा बहुत धांधली हर जगह होती है, की जाती है, होती है, लेकिन एक ओवरऑल धांधली की जाए। हाँ, इमरान खान इल्ज़ाम लगाता था 4 हल्के खोलो, ये इल्ज़ाम, सब गलत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन से धांधली करनी होती तो ज़फ़रुल्लाह जमाली 2/3 मेजॉरिटी से जीतता। अच्छा सर, तो बट आपको क्या लगता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? हंग पार्लियामेंट होगी इस चीज़ में? हम अगर इलेक्शन फेयर होते हैं तो इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा ले जाएगा।
हंग पार्लियामेंट नहीं होगी, हंग पार्लियामेंट, तो यानी कि धांधली नहीं होगी। और अगर ये आए और दूसरी अगर आई तो ये 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके। अच्छा सर, चलें, ये मेरे ख्याल से डिप्रेसिंग बातें थोड़ी ज़्यादा ही हमारी हो गई हैं, तो इसको हम रैप अप करने की तरफ चलते हैं। हमारा सर एक सेगमेंट है सलाह मशवरा। इसके अंदर बेसिकली आइडिया ये है कि मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा और आपने जल्दी से ना उनको एक मशवरा दे देना। ठीक है सर, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है नवाज शरीफ। आराम करना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब के लिए मशवरा। जरदारी साहब अपनी गिनिंग खेल चुके हैं बेसिकली। मैं बताऊँ ना कि ये बेसिकली देखिए उसका शेर है दोनों के लिए कि पुराने नामों का, इकबाल साजिद का शेर, इकबाल साजिद बड़ा शायर था, पुराने नामों का बोसीदा इश्तहारों का फसीले मुल्क के सुखन पर जवाब कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब के लिए मशवरा। शहबाज शरीफ इंटेलिजेंट आदमी है, तहीन आदमी, तुम्हारी हार्ड वर्कर। शहबाज शरीफ को कम अज़ कम लाहौर का मेयर का इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए। ओके। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को भी बहुत कुछ सीखना है। शेख रशीद साहब। बस मैंने कि आराम के सुकून की ज़रूरत है। इमरान खान साहब। देखिए इमरान खान इस वक्त जिस मामले से गुजर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि उनको मज़ीद, एक तो उनके अंदर एक स्ट्रीक थी तसव्वुफ में और रूहानियत में, उसको अगर वो कर दें, इकबाल जो कहता ना कि पुख्ता हो दिल में अभी थाम, अभी नाला है दिल में अभी, उसको अगर वो बना गए ना, बहुत चीज़ बन के निकलेंगे। अजी सर, टू समिट अप, अब हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहेंगे। तो इसके अंदर मैं ऑप्शंस देता रहूँगा, आपने जल्दी जल्दी बगैर सोचे एक जवाब। सोचने के बगैर तो नहीं हो सकता। चले सर, लेट्स ट्राई। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ट्विटर और फेसबुक? आई थिंक ट्विटर। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? आई एम अ नाइट मैन, नाइट वॉचमैन जिसे कहते हैं। अच्छा, ओके। ड्राइवर और पैसेंजर? मेरे ख्याल में ड्राइविंग पसंद करता हूँ, मुझे ड्राइविंग अच्छी लगती है। वॉक और एक्सरसाइज? वॉक बेहतर, एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं। फॉर्मल ड्रेसअप और कैजुअल? मैं कैजुअल है सर। अभी आप देखें, आप इस तरह फॉर्मल बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ मुझे शर्मिंदगी हो गई कि मैं थोड़ा ज़रा कैजुअल हो गया। ये तो असल मसला ये है कि शलवार कमीज ऐसा लिबास है जिसके ऊपर सिर्फ एक वेस्टकोट डाल दो ना तो बंदा फॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, एप्पल और एंड्रॉइड? एप्पल। टीवी शोज और मूवीज? बोथ मेरा ख्याल है। वर्क और फैमिली? दोनों ही। मैं तो फैमिली के अंदर ही वर्क करता रहता हूँ, दोनों साथ चलते रहते हैं। क्या बात है। आई प्रेफर वर्क। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ बेहतर है। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज? शहबाज शरीफ बेहतर है। ऑन दैट नोट सर, लेट्स सम इट अप। मगर मेरे ख्याल से जाने से पहले आपने अपनी शायरी के किस्से सुनाए, तो एक छोटी सी नज़म हो जाए। हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोग, हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोगों, हम भी उस वक्त में जीते हैं जहाँ तितलियाँ ख्वाब हैं और फूल पुरीदा सर हैं। शहर हमको भी मुक़द्दर में मिला है जिसमें धड़कनें गुंग हैं और शोर से हू का आलम। हम भी लोगों की तरह हैं कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी है। क्या बात है। हम पे भी अहद जवानी का अजाब उतरा है, हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए एक शख्स को चाहा है बहुत। इन हवाओं को सदा जाना है जैसे उस शहर से पैगाम वफा लाई हैं। धड़कने आँख का आंसू तो नहीं है लेकिन हमने गिन गिन के गंवाई हैं किसी शख्स के नाम। क्या बात। हाँ, निराले ही तो हैं, हमने इस गम को गमे जान सा बना रखा है। उम्र जिसमें न कोई आस न आंसू न हंसी, हमने इस उम्र को अफसाना बना रखा है। वाह 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 सर। चले सर, ऑन दैट नोट बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं कि किसी और एपिसोड में मज़ीद हम लोग इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे, बाकी सारी डिस्कशंस आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, GNN को सब्सक्राइब करें, और हमें ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हैं और हम उनसे क्या सवालात पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।